हम भारतवासी ना तो हम ज़्यादातर ये बॉन्ड्स के बारे में समझते हैं। हमारे लिए डेट का मतलब है हम बैंक फिक्स डिपॉजिट कर लें या जाकर हम पीपीएफ ले लें। पीएफ है तो हम सोचते हैं यही एक जरिया है। डिजिटाइजेशन को चलते हुए हम कह रहे हैं कि बॉन्ड आज आपके इंडिया बॉन्ड्स के ऐप पे है या कोई ऐप पे है, तो आप अपना पैसा जो एफडी में 5-6% पर लगा सकते हो, क्या आपने जैसे कहा 9-10% पे बॉन्ड को लगाइए। जो गरीब देश होता है या गरीब होते हैं वो सोचता है मेरा खाना पीना कहां से आना है, मैंने जेब में 5 रुपए है, मैं खुश हूं। पर जब वेल्थ क्रिएशन होती है इकोनॉमी में, 1 ट्रिलियन से 3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बढ़ गई है, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा है लोगों का, तो वो अपने पैसे को बेहतर इन्वेस्ट यूज करना चाहते हैं। सिंपल है कि इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अक्सर जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो ज्यादातर हम इक्विटी पे फोकस करते हैं, शेयर मार्केट पे फोकस करते हैं, स्टॉक्स उन पे फोकस करते हैं। लेकिन असली में हम भारतवासी अधिकतर अपना पैसा कहां लगाते हैं? फिक्स डिपॉजिट में लगाते हैं। फिक्स डिपॉजिट का सिंपल मतलब क्या होता है कि आप एक बैंक को लोन देते हैं और उस लोन के बदले में वो बैंक आपको एक इंटरेस्ट देते हैं। अब इन सब के बीच में एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको कहते हैं बॉन्ड। बैंक जो हैं आपसे एक रेट पर पैसा लेते हैं और फिर उसी आपके पैसे को उससे कहीं ज्यादा रेट पर किसी सरकार के या किसी कॉरपोरेट के बॉन्ड में लगा देते हैं। यह सिंपल चीज है। पहले ऐसा था कि आप खुद जाकर कोई बॉन्ड में इन्वेस्ट नहीं कर पाते थे। अब हालात बदल रहे हैं। आप खुद भी जाकर बॉन्ड डायरेक्टली खरीद सकते हैं और वो जो मार्जिन है जो लगभग 3-4% भी हो सकता है वो भी आप पा सकते हैं। एक ऐसे शख्स जिन्होंने एक बहुत सक्सेसफुल करियर ना केवल भारत में लेकिन विदेश में इस बॉन्ड की दुनिया में किया उन्होंने, और लगभग अब 5 साल लेकिन ऑफिशियली 3 साल से भारत में हम रिटेल लोगों के लिए बॉन्ड कैसे अवेलेबल हो उस पर बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। विशाल गोयनका को फाउंडर हैं इंडिया बॉन्ड्स के, और आज उनसे हम यही समझेंगे कि आखिर ये बॉन्ड चीज है क्या और इसमें क्यों निवेश करना जरूरी है और कैसे निवेश कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल आने के लिए। नमस्कार और थैंक यू, आपने मुझे यहाँ याद किया। और बॉन्ड की बात करेंगे। जेम्स बॉन्ड की तरह ही लगते हैं क्या? ये हेल्थ का राज है। फिटनेस बहुत जरूरी है कोई भी करियर में, और एंटरप्रेन्योर जर्नी में तो बहुत ही जरूरी है। एंटरप्रेन्योर क्यों बने? जुनून होता है विवेक, क्योंकि 20 साल मैं इंटरनेशनल मार्केट्स में रहा हूँ। आपने जैसे कहा कि बड़े बैंक्स में ट्रेडिंग की है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के इन्वेस्टमेंट किए हैं, और जब रेगुलेशन आया इंडिया में बॉन्ड के प्रति 2022 में, तो एक जुनून होता है कि कुछ डिस्टर्ब करना है, कैपिटल क्रिएशन, इकोनॉमी को हेल्प करना है, टेक्नोलॉजी के जरिए फाइनेंशियल इंक्लूजन लाना है। क्योंकि जब भारत को विकसित भारत की तरफ जाना है, हम 1.5 ट्रिलियन इकोनॉमी 5 साल पहले से 4.25 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंच गए हैं, तो लोगों को यह दिखाना है कि अपना पैसा आप फाइनेंशियलाइजेशन में डालिए, उसको एसेट में डालिए। इंडियंस हम कंजर्वेटिव हैं। आपने जैसे कहा कि फिक्स डिपॉजिट्स में करते हैं, कि बाप दादा ने कहा बेटा पैसा सेफली रखना है, जाके बैंक में डाल दो। पर अभी उसकी जरूरत नहीं है। वी कैन नॉट ऑपरेट लाइक अ 2010 इकोनॉमी कि हम $1 ट्रिलियन नहीं है। वी आर नॉट ए अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, वी आर अ फास्टली डेवलपिंग एंड इमर्जिंग इकोनॉमी। तो लोगों को अपना पैसे की तरफ ध्यान रखना चाहिए और उसे भारतवर्ष के ग्रोथ के लिए कैपिटल फॉर्मेशन में डालना चाहिए। तो एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी कई लोग या तो आजकल शुरू से ही शुरू कर देते हैं, हाँ। कॉलेज के बाद ही या कॉलेज के बीच में। हाँ। लेकिन जब आप एक इतने सक्सेसफुल ग्लोबल बैंक्स के साथ, कई बैंक्स के साथ विदेश तक में काम करते हैं, उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप में क्या मुश्किल आती है? बहुत मुश्किल आती है। पहले तो ये फैसला लेना, डिसाइड करना, 6 महीने लगे। तो मैं 80 लोगों की टीम एक बैंक के लिए एशिया पैसिफिक सिंगापुर में डॉइचे बैंक के लिए चलाता था, और वो सब छोड़कर बहुत कठिन होता है ये लेना। और क्या होता है, कई लोग बोलते हैं आप बेवकूफ हैं, कई लोग बोलते हैं यार काश मैं भी कर लेता।
पर पहला साल काफी कठिन रहा, क्योंकि ये समझने में, ग्राउंड रियलिटीज, टीम्स के साथ बैठने में, सिस्टम्स रेगुलेशन कैसे चलते हैं, जो आदमी जैसे हम लोग बड़ी बड़ी डील्स किया करते थे, 2 घंटे बैठ के HR मैनुअल पढ़ना कि एम्प्लॉय बेनिफिट के लिए हमें क्या लाना चाहिए, बॉन्ड्स की समझ क्यों नहीं है, तो आप एक ऑलराउंडर बन जाते हैं। तो आज मार्केटिंग हो, डिजाइन हो, ऑपरेशंस हो, फाइनेंस, अकाउंट्स, सब सीखने मिलता है। आज हम 120 लोगों की टीम बन गई है। जब हमने शुरू किया था तो 30-40 पीपल वर देयर 3 साल पहले। तो मज़ा बहुत आ रहा है, जुनून है। सुबह उठ के जाते हैं ना, मुझे बहुत मज़ा आता है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि जीन्स पहन के जा सकते। हाँ बिल्कुल। सूट्स में क्या कहते हैं, मेरे को तो एंटरप्रेन्योरशिप में यही एक अच्छी चीज। हाँ हाँ। हालांकि मैं तो प्रिंट जर्नलिस्ट था, तो हमारे लिए तो झोला, खादी का कुर्ता भी चलता था। वो तो स्टैम्प और सर्टिफिकेशन, बट आपकी तो स्टैंप अलग थी ना, मतलब कि बॉन्ड मार्केट में आप डील स्ट्रीट पे जा रहे हैं तो सूट टाई वाई पहन पुन के अब थोड़े फ्री लगते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत मजा आता है। सूटों को धूल लग गई है। जीन्स ज्यादा हो गए हैं। ये बताइए कि विदेश में आपने विकसित भारत की बात की, पूरे डेवलप्ड कंट्रीज देखें तो जो बॉन्ड मार्केट्स हैं, हाँ, वो इक्विटी मार्केट से कई गुना ज्यादा है। बिल्कुल। और हमारे देश में मैं तो 30-32 साल से ही सुन रहा हूं कि कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट को डीपन करना है, डीपन करना है, डीपन करना है। तो हम भारतवासी ना तो हम ज़्यादातर ये बॉन्ड्स के बारे में समझते हैं। हमारे लिए डेट का मतलब है हम बैंक फिक्स डिपॉजिट कर लें या जाकर हम PPF ले लें, PF है तो हम सोचते हैं यही एक ज़रिया है हमारे निवेश का। तो पहले चलो जानकारी कम थी, पूरे देश में ही कम थी, लेकिन अब काफ़ी जानकारी है लोगों के पास, सब इंटरनेट पर हैं, कहीं से भी आप जान सकते हैं। तो पहली बात तो ये कि थोड़ा बहुत आप समझाइए हमारे दर्शकों को। हमारा शो है सिंपल है, और हमारी कोशिश, जैसे आपने कहा, यही है कि आप जैसे दिग्गजों के जरिए लोगों को ये समझा पाएं कि इतना भी कोई मुश्किल नहीं है, समझ लें ठीक से, और विकल्प की चॉइस आपके ऊपर है, लेकिन क्या विकल्प है ये समझाना। तो मैं इसे 2 तरीके से हैंडल करता हूं। पहली बात, लोन किसी को आप देते हैं, ये हजारों, मैंने जो एक्सप्लेन किया ठीक किया, बहुत अच्छा किया आपने, सिंपल है आपने कहा। ठीक। तो पहली बात तो ये है कि लोन किसी को ब्याज पे पैसे देना हजारों साल से चला आ रहा है कि भाई आपको पैसे की जरूरत है, आप अपने दोस्त को बोलते हो आकाश ये ले 10,000 रुपए भाई, 1 साल में मुझे 11,000 दे देना, क्योंकि 10,000 आपको दिए तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, 11,000 दोगे तो 10%, 10% इंटरेस्ट में पैसे वापस दे देना। बॉन्ड और कुछ नहीं है, आप लोन गवर्नमेंट एजेंसीज को या कंपनी को दे रहे हो। आज किसी भी कंपनी को, और जो आपके व्यूअर्स हैं जो बिजनेस चलाते हैं, समझते हैं बैलेंस शीट, अकाउंट्स, फाइनेंस, 2 चीजों की जरूरत है। एक इक्विटी की है जो ओनर्स ऑफ द कंपनी है, और ऋण लेना, लोन लेना है। तो यूजुअली हमारे कंट्री में बैंक लोन लेते हैं कंपनीज ग्रोथ के लिए। अब कैपिटल मार्केट्स जो है, मार्केट इतना बड़ा हो गया है, तो आप बॉन्ड जब खरीद रहे हो, आप कंपनी को लोन दे रहे हो, और वो कंपनी बड़ी है, आप इंडिविजुअल हो, तो बॉन्ड में वो टर्म्स लिखे हैं कि किस टर्म्स पे आपने लोन दिए, बस सिर्फ यही है। आप अपने दोस्त को लोन देते हो तो यारी दोस्ती में कि भाई आप पैसे वापस दे देना, परिवार वाले को देते हो तो कोई लिखित बात, अग्रीमेंट नहीं होती है उस बात में यूजुअली। बैंक लोन लेते हो, अग्रीमेंट है। बॉन्ड आपका और उस कंपनी का अग्रीमेंट है, क्योंकि आप अकेले नहीं लोन दे रहे हो, हजारों लोग हैं, तो वो एक्सचेंज में फाइल होता है। उसमें ये लिखा है कि भाई आपने 3 साल का लोन इस कंपनी को दिया है, हर महीने या हर साल आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा, और 3 साल बाद आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। बस सिर्फ यही है। और ग्रोथ के लिए जो भारत में आपने कहा कि हम बहुत साल से कह रहे हैं डीपनिंग ऑफ द बॉन्ड मार्केट, आई थिंक एवरी आइडिया हैज इट्स टाइम, एंड द टाइम इज नाउ, एंड आई विल टेल यू व्हाई। बिकॉज कई लोग बोलते हैं अब क्या डिफरेंट है भाई। कोविड में 2 चीज कमाल की हुई, डिजिटाइजेशन, लोग घर पे बैठे थे, ग्लोबली अडेप्ट कर ली कि मुझे इंफॉर्मेशन कैसे देखनी है, सीखना कैसे है, और फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी हुई, क्योंकि जो मार्केट बढ़ा 2021 से, लोग घर पे बैठे थे, आदत हो गई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, इक्विटी में इन्वेस्ट करो। तो आज भारतवर्ष को ये नहीं सिखाना है कि आप ऐप पे करना क्या है, वो खाना भी ऑर्डर कर रहा है, टमाटर की प्राइस भी कंपेयर कर रहा है, और ट्रैवल के लिए टैक्सी भी बुक कर रहा है। बिल्कुल। तो डिजिटाइजेशन को चलते हुए हम कह रहे हैं कि बॉन्ड आज आपके इंडिया बॉन्ड्स के ऐप पे है या कोई ऐप पे है,
तो आप अपना पैसा जो एफडी में 5-6% पर लगा सकते हो, क्या आपने जैसे कहा 9-10% पे बॉन्ड को लगाइए। दूसरा जो परिवर्तन आया है कि एज आई सेड कि हम $1.5 ट्रिलियन इकोनॉमी से $4.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गए। जब आपकी जेब में 100 रुपया है, आपकी रिस्क एपेटाइट बहुत हाई है कि भाई मेरे जेब में 100 ही है भाई, मैं तो इक्विटी में लगाना है या कहीं भी लगाना है। पर जब आपके पास 1 लाख हो जाते हैं तो आप सोचते हो कि ये सारा इक्विटी में डालूं, चलो कुछ डालता हूं, तो आप पोर्टफोलियो एलोकेशन की बात आ जाती है कि जो गरीब देश होता है या गरीब होते हैं वो सोचते हैं मेरे खाना पीना कहां से आना है, मेरे जेब में 5 रुपए है, मैं खुश हूं। पर जब वेल्थ क्रिएशन होती है इकोनॉमी में, 1 ट्रिलियन से $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बढ़ गई है, तो लोग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा है लोगों का, राइट? तो वो अपने पैसे को बेहतर इन्वेस्ट यूज करना चाहते हैं। तो मैं लोगों को बोलता हूं, अगर आपके बैंक में करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट में पैसा पड़ा है तो वर्स्ट है, वह अपने लिए ही बहुत हानिकारक है ये, और उसे आपको कहीं ना कहीं आज इन्वेस्ट आप एक ऐप पे 2 मिनट में कर सकते हैं। इसको कैपिटल प्रेजर्वेशन भी कहते हैं। जैसे आपने कहा, जैसे जैसे पैसे आपके बढ़ते हैं आप उसे प्रिजर्व भी करना चाहते हैं। हाँ, आप लो रिस्क एसेट्स क्योंकि लाइफस्टाइल आपकी बढ़ती है, आप नहीं चाहते कि उतना एक हिस्से के साथ आप इक्विटी रिस्क ले सकते हैं, लेकिन डेट का भी एक बहुत प्रेजर्वेशन इज वन ऑफ द बेनिफिट्स, और 2-4 और बेनिफिट है बॉन्ड्स के। तो कुछ सवाल क्विकली पूछता हूं आपसे, जरूर, जो सिंपल से सवाल हैं इस प्रोडक्ट को समझाने के लिए। आपने एक जगह कहा कि एक कारण जिससे लोग बॉन्ड की तरफ गए हैं पिछले 2-3 साल में, जैसे आपने कहा, वो ये है बढ़ती हुई वॉलेटिलिटी इक्विटी मार्केट, और ये कहीं अभी जाने नहीं वाली डोनाल्ड ट्रंप साहब के कारण। तो बॉन्ड किस तरह की स्टेबिलिटी वॉलेटिलिटी में देता है? क्योंकि ये भी शायद लिस्टेड ही होते हैं। बिल्कुल लिस्टेड होते हैं। इनमें भी क्या इस तरह की वॉलेटिलिटी होती है? नहीं, देखिए, दुनिया भर में जो फाइनेंस का एक प्रिंसिपल है, इक्विटी हायर वॉलेटिलिटी और हायर रिस्क है। बॉन्ड लोअर वॉलेटिलिटी और लोअर रिस्क इसलिए है क्योंकि उसमें रेगुलर कैश फ्लो आ रहे हैं, एक डिफाइंड कॉन्ट्रैक्ट है और डिफाइंड मैच्योरिटी है, ये फाइनेंस प्रूवन है। तो वॉलेटिलिटी आप कैसे जज करते हो? आप कोई भी एसेट को लेंगे, बोले पिछले साल में निफ्टी को ले लीजिए, ऊपर नीचे इतना हुआ, तो वो जो रेंज में मूव करता है उस पे आप एक डिफाइंड टर्म, मैथमेटिकल टर्म वॉलेटिलिटी का दे देते हैं कि निफ्टी की 16% की वॉलेटिलिटी है मूवमेंट। अगर आप बॉन्ड प्राइस लेते हैं पिछले 5 साल और उसकी प्राइस मूवमेंट देखते हैं, तो आप देखते हैं इसकी वॉलेटिलिटी सिर्फ 4% है। और दुनिया भर में हमने ये शॉक्स में देखा है, 2008 में, 13 में, जब भी हर 3-4 साल ग्लोबल शॉक तो आते ही है कि अगर इक्विटी प्राइस 20-30% गिरती है, बॉन्ड एक्चुअली ऊपर जाता है, तो आपको रिस्क ऑफसेट मिलता है बॉन्ड से। तो मैं हमेशा कहता हूं कि एटलीस्ट 30%, 30% आपका फाइनेंशियल पोर्टफोलियो बॉन्ड में होना चाहिए। आप चूज कर सकते हो, गवर्नमेंट बॉन्ड चूज करिए, AA चूज करिए, या कोई भी हायर यील्ड 10-11% का बॉन्ड भी आप चूज कर सकते हैं। तो स्टेबिलिटी पोर्टफोलियो में नेचर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट से है, इसमें कुछ हमने नया इजाद नहीं किया है, ये दुनिया भर में ऐसा ही होता है। सो इसीलिए, क्योंकि उसकी प्राइस इतनी ज्यादा नहीं मूव करती है, और जब कोई टर्मोइल होता है या बहुत बड़ा डाउनफॉल होता है इक्विटी में, तो बॉन्ड प्राइस एक्चुअली गो अप, तो आपको ऑफसेट देती है। आपने कहा बॉन्ड्स जेनजी ऐसे क्यों कहा आपने? नहीं, जेनजी इसलिए है क्योंकि लोगों को समझ थोड़ी कम है इस बात की। जेनजी है क्योंकि मुझे लगता है कि इंडिया में लोगों को फाइनेंशियल नॉलेज बहुत तेजी से मिल रहा है, और सबको मिलना चाहिए, चाहे वो 21-22 जो भी जेनजी का आजकल महत्व या जो भी डेफिनेशन है। अगर आप सीख रहे हो तो आप ठीक से फाइनेंस सीखिए, ऑफ पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। मुझे याद है, पर्सनली कुछ शेयर करूंगा, कभी शेयर नहीं किया है, मेरे करियर में 2 बार ऐसा रहा जब मेरे पास जॉब नहीं थी, 20 साल के 22 साल के इंटरनेशनल करियर में। अब मुझे लगता है यार, उस समय में कोई इनकम होती तो बड़ा मजा आता। उस जमाने में पर्सनली मैं फिक्स इनकम में नहीं करता था, तो जो बेवकूफियां मैंने की है, जेनजी को नहीं करनी चाहिए। कि अगर आपने फाइनेंशियल सेविंग की है और पोर्टफोलियो बनाया है, कुछ 25-30% बॉन्ड में रखिए। कोई एडवर्स चीज हुई, आजकल जॉब कट्स, हायरिंग, रीहायरिंग चलता रहता है इंडस्ट्री में। 15-20 साल में तो टैबू हुआ करता था, अगर आपने जॉब लूज कर ली, लोग बोलते रहे क्या हो गया, कुछ गलत है इस आदमी में। अब ऐसा नहीं है। तो वो रेनी डे के लिए कंसिस्टेंट रेगुलर इनकम, अपना EMI पे करने के लिए जेनजी को मैं रिस्पेक्ट करता हूं। वो फास्ट लर्नर है, आप रिस्क लो, जरूर लो,
क्योंकि आप 20 साल के, आपको लगता है मुझे 40 साल 50 साल काम करना, अभी रिस्क लेता हूं, पर वो रिस्क को एक डिफेंस, एक बोलते हैं ना, जो उसको शोर अप, एक डिफेंस मैकेनिज्म बनाइए कि कुछ गड़बड़ हो जाए तो मुझे कुछ तो आमदनी है, मेरा खर्चा चल रहा है, मेरी लाइफस्टाइल चल रही है। ये बॉन्ड्स जो हैं इंडिविजुअली खरीदे जाते हैं कि इसमें भी कोई इंडेक्स या बास्केट है कि मैं एक इंडेक्स ले लूं या एक बास्केट ले लूं? हाँ। और उसमें मुझे कई कंपनियों के आ जाएंगे, जैसे इक्विटी में हम कहते हैं कि एक स्टॉक ले सकते हैं आप, उसमें ज़्यादा रिस्क है, या डाइवर्सिफाई करके एक बास्केट ले सकते हैं। तो ऐसा कुछ है सिस्टम? बिल्कुल, जो भी आप, जो बेसिक है कि डू नॉट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। तो उसको अगर हम पहले शुरू करें तो अपना सारा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक एसेट में मत डालिए, और उसी एसेट में, जैसे हम कहते हैं इक्विटी में भी कि भाई थोड़ा स्मॉल कैप, मिड कैप सब होना चाहिए, बॉन्ड में भी उसी तरह है। तो मैं हमेशा बोलूंगा लोगों को कि आप उसको डाइवर्सिफाई करिए। हम लोगों को कहते हैं कि अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो आप 20 रुपए फिक्स डिपॉजिट्स में डालिए, 20 रुपए आप लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स में डालिए, 30 रुपए आप हाई यील्ड में डालिए जो 10-11% देते हैं, और 30 8-9% में डालिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि कोई मार्केट में ऐसा इंडेक्स नहीं है। इंडिया बॉन्ड्स में एक टूल है बॉन्ड केस करके, वे यू कैन क्लिक एंड बाय 5 बॉन्ड्स टुगेदर और 7 बॉन्ड्स टुगेदर, मेक वन पेमेंट। वो आप क्यूरेट करते हैं उन्हें? हम क्यूरेट नहीं, हम सजेस्टेड करते हैं, हम एडवाइजरी नहीं करते हैं। द क्लाइंट हैज टू डिसाइड। ये इंडिया में कहीं नहीं, कोई प्लेटफॉर्म पे नहीं है। इट्स कॉल्ड अ बॉन्ड केस, सिंपल है। जैसे स्मॉल केस जैसा है शुरू हुई के छोटे, कि भाई मुझे 5 लाख था, 5 बॉन्ड लाख के खरीद लो, ये हम सजेस्ट करते हैं डाइवर्सिफिकेशन। इसमें मिनिमम टिकट साइज क्या है? बॉन्ड आप 10,000 रुपए से शुरू कर सकते हैं। 10,000? बस सिर्फ 10,000 क्या से। मैं ये 10,000 SIP टाइप मैकेनिज्म से स्प्रेड कर सकती हूँ कि मेरे को एक ही झटके में 10,000 डालने हैं? नहीं, फिलहाल तो 10,000 का एक बॉन्ड आप खरीद सकते हैं, और हमारे प्लेटफॉर्म पे लोग 1 करोड़ का भी खरीद के जाते हैं, पर 10,000 की बात करता हूं। देखिए, सिप उसी में हो सकता है जो डिफाइंड हो। आज इक्विटी या म्यूचुअल फंड में सप्लाई थियोरेटिकली अनलिमिटेड है, बॉन्ड ऐसा नहीं होता है। एक बॉन्ड में हो सकता है 500 करोड़ का बॉन्ड है, तो वो उसी बॉन्ड को आप बार बार नहीं खरीद सकते। बिल्कुल। तो वो डिफाइंड नहीं है। मार्केट में कुछ सिप के प्रोडक्ट है जो नॉन एडवाइजरी लोग कर रहे हैं, तो मैं आपको, ऑडियंस को कहूंगा भाई थोड़ा सावधान रहिए कि कुछ भी डाला जा सकता है। पर सिप की सुविधा, नेचर ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऐसा है कि अभी है नहीं, डिफाइंड रूल्स हो सकते हैं। तो 10,000 मिनिमम मुझे अपफ्रंट डालने। बिल्कुल। अब जब बात आती है इक्विटी की, तो उसमें कई दायरे देखे जाते हैं खरीदने से पहले एक स्टॉक को। बॉन्ड में ऐसी क्या 2-3 चीजें हैं? आपने AA कहा, AAA कहा। अगर मैं एक नया निवेशक हूं, बॉन्ड की जगत का बादशाह नहीं हूं आपकी तरह, मैं एक बिल्कुल ही, मतलब इस मामले में पॉडकास्ट के बादशाह हैं। चलिए, जो भी है, बॉन्ड का तो नहीं हूं। चलिए, तो अब मुझे चूज करना है कोई नए निवेशक को कि कौन सा बॉन्ड लूं। एक आपने कहा एक बास्केट है, पर वो बास्केट लाख रुपए की होगी या 50,000 की है। तो मेरे पास 50,000 नहीं है, 10,000 से मैं शुरू करना चाहती हूँ। क्या देखना चाहिए? क्या 2-3 फैक्टर्स हैं जब आपके ऐप पे जाऊं या किसी और के ऐप पे जाऊं, क्या देखूं बॉन्ड लेने से पहले? बहुत जरूरी है। तो मैं अक्सर देखता हूं लोग ऐसे चैट्स पे आते हैं और बोलते हैं ये अच्छा है, वो अच्छा है। मैं हमेशा रिस्क की बात पहले करता हूं। हाँ, रिस्क बहुत जरूरी, क्योंकि ये हार्ड कमाया हुआ मेहनत का पैसा होता है लोगों का, और मेरा फर्ज बनता है लोगों को बताना कि चेक्स एंड बैलेंसेस की रिस्क पहले क्या, आप समझ लो इसका। तो सबसे पहले कहूंगा, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री नहीं है, आप उसी प्लेटफॉर्म पे जाइए या ऐप पे जाइए जो सेबी रेगुलेटेड हो। क्योंकि 2-3 साल पहले बहुत सारे ऐसे वेबसाइट थे, बॉन्ड करके बेच रहे थे, 16% दे दूंगे, 20%, और आम आदमी को यह समझना थोड़ा कठिन था। पर आप सिंपली चेक करिए पहले कि ये प्लेटफॉर्म सेबी रेगुलेटेड है कि नहीं। दूसरा, आपको चेक करना है कि जो आप खरीद रहे हैं वो लिस्टेड बॉन्ड है कि नहीं। लिस्टेड जैसे इक्विटी लिस्टेड होती है, पब्लिक इक्विटी होती है, लिस्टेड और प्राइवेट इक्विटी होती है। लिस्टेड बॉन्ड का मतलब होता है कि NSE या BSE में इसके डॉक्यूमेंट्स दर्ज हैं, सेबी का ओवरव्यू है इसके ऊपर। अनलिस्टेड बॉन्ड अगर आप खरीदो तो वो आपस में आपकी डील है, अगर कुछ गड़बड़ हुई, डिफॉल्ट हुई, तो कोई बचाने नहीं आएगा रेगुलेटर। तो रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म द्वारा खरीदे, लिस्टेड बॉन्ड खरीदे। तीसरी बात है कि जैसा सिबिल स्कोर होता है आदमी का, अपना सिबिल स्कोर सभी जानते हैं कि मेरा हायर सिबिल स्कोर है तो मुझे कम इंटरेस्ट पे पैसे मिलेंगे, लोअर है तो मुझे ज्यादा इंटरेस्ट दे रहे हैं। ये सिबिल स्कोर बॉन्ड को क्रेडिट रेटिंग कहते हैं। जो कंपनी बहुत स्ट्रांग है उसकी AAA रेटिंग होती है, तो मतलब वो इंटरेस्ट कम देगा आपको।
और जिस कंपनी की स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम होती है वो डबल ए सिंगल ए करके उनकी क्रेडिट रेटिंग सिबिल स्कोर होती है। तो ये स्मेल चेक बहुत जरूरी है कि ये कौन सी रेटिंग है, ये एब्सोल्यूट रिस्क पैरामीटर नहीं है। और यहां पे एक रिस्क मैं कहूंगा कि सबसे 10 दर्ज की रेटिंग होती है, सबसे लोएस्ट जो ट्रिपल बी माइनस ट्रिपल बी हो वो रिटेल दूर रहे इससे, क्योंकि वो रिस्कीएस्ट है। और ट्रिपल बी माइनस तो मेरे ख्याल से स्पेशलिस्ट बैंक्स या क्रेडिट फंड्स को ही इन्वेस्ट करना चाहिए। हमारे इंडस्ट्री में एक्चुअली काफी प्लेटफॉर्म्स ट्रिपल बी माइनस बहुत ज्यादा दिखाते हैं। तो मैं ये लोगों को बोलूंगा कि उससे दूर रहिए। तो क्या रिस्कियस एलिमेंट आपने अपने पोर्टफोलियो से काट लिया। तो ये 2-3 चीज का आपको ध्यान रखना है सबसे पहले। अब क्या है, एप्स पे, इंडिया बॉन्ड ऐप पे भी इंफॉर्मेशन सारी अवेलेबल है। रेटिंग रिपोर्ट पढ़िए, सर आपका पैसा है, थोड़ा समझ लीजिए कि ये कंपनी क्या करती है, इसके फाइनेंशियल्स हम दिखाते हैं, इसकी रेटिंग रिपोर्ट्स हम दिखाते हैं। और फिर अपने इन्वेस्टमेंट गोल से मैच करना है कि मेरे पास 2 साल के लिए इन्वेस्ट करना है कि 1 साल करना है कि मैं 10 साल के लिए कर सकता हूं क्योंकि मुझे ये साइड में रखना है पैसा। लाइफ गोल से मैच कर सकते हैं कि मुझे 3 साल में घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, मेरे बच्चे को स्कूल जाना है, तो मैं 5 साल का बॉन्ड लेके खरीद लिया 3 साल की, उसके बाद जो लमसम आएगा तो वो मैं इससे ये कार्य करूंगा। एफडी और ये जो डायरेक्ट बॉन्ड की आप बात कर रहे हैं, उसमें क्या रिस्क वाइज क्या डिफरेंस है? देखिए, एफडी डीआईजीसी जो हम बोलते हैं, इंश्योर्ड, 5 लाख रुपए दर का बैंक में आपका पैसा इंश्योर्ड है। ये दुनिया भर में ये है, अमाउंट्स अलग है, इंडिया में भी ये है। एफडी में क्या है, मुझे थोड़ी इनफ्लेक्सिबिलिटी लगती है कि एक तो बहुत ज्यादा मैच्योरिटी की नहीं मिलती है आपको, 3-6 महीना 12 महीने का पैसा करना है तो करो, और ज्यादा मैच्योरिटी की यील्ड रिटर्न नहीं मिलते, सब जगह नहीं मिलते। दूसरा, यूजुअली ब्रेकअप में पेनल्टीज वगैरह भी होती है, राइट। बॉन्ड में ये बेटर है कि आप चूज कर सकते हो। एफडी खाली एनबीएफसी और बैंक्स इशू कर सकते हैं, बॉन्ड आज बड़ी बड़ी कंपनियां जो एनबीएफसी फाइनेंस नहीं है, तो आपका कॉन्सेंट्रेशन रिस्क नहीं है, आप मैच कर सकते हो। मुझे मंथली इनकम चाहिए, मुझे क्वार्टरली इनकम चाहिए, मुझे 3 साल का चाहिए, मुझे 1 साल का चाहिए। लैडरिंग मतलब अलग अलग स्ट्रैटेजी के थ्रू अपना कैश फ्लो मैनेजमेंट कर सकते हो और बेच सकते हो आप बॉन्ड को। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है आपको बॉन्ड द्वारा। ऑब्वियसली आपको दिमाग में आपके है कि सेफ्टी कम है, तो बॉन्ड के ये लगता है कि कई बार अगर आप एक सिंगल ए रेटेड मतलब लो रेटेड 10-12% का बॉन्ड खरीदे तो बेचने में कभी कभी आपको 2-3 दिन लग जाते हैं, पर हो जाता है। सो तो कभी कभी इलिक्विडिटी आ सकती है बॉन्ड में, जो आपको लगता है एफडी में तो जाके मैं तुड़वा लेता हूं, चाहे 1% पेनल्टी देनी पड़े। और सबसे बड़ा जो डिफरेंस है कि यू कैन अर्न मोर मनी, राइट। आज टिपिकली एक एफडी बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात करो तो 5.5 या 5.6% में मिलती है, पर आपको बॉन्ड 9 या 10% का आप ले सकते हो। तो ये आपको विवेक मैं कहता रहता हूं कि ये 3% का जो डिफरेंस है, अगर मैं 10 साल कंपाउंड करूं तो 70% का रिटर्न डिफरेंस बन जाता है। तो अगर इन्वेस्टमेंट जो हम सबको कहते हैं कि एक लॉन्ग टर्म गेम है, राइट, आप 5, 10, 20 साल इन्वेस्ट करो तब वेल्थ क्रिएशन होती है, तो आप ये 3-4% छोड़ नहीं सकते हो हर साल। और आपने जैसे कहा शुरू में कि लिस्टेड बॉन्ड हो, तो उससे ये जो मुझे समझ आया है कि अगर एक 5 ईयर की एफडी है और 5 ईयर का बॉन्ड है और मुझे 2 साल बाद जरूरत पड़ गई और वो लिस्टेड है, तो मैं उसको लिस्टेड मार्केट में बेच के अपने पैसे रिडीम कर सकता। आप बिल्कुल कर सकते हैं। एफडी मुझे तोड़नी पड़ेगी, एफडी तोड़नी पड़ेगी और पेनल्टी देनी, पेनल्टी। तो ये भी एक डिफरेंस है। बॉन्ड में चांस कैपिटल गेन्स के भी है जो एफडी में नहीं है। हाँ। अगर इंटरेस्ट रेट्स नीचे आ रहे हैं, जैसे भारतवर्ष में पिछले साल 125 बेसिस पॉइंट का आरबीआई ने कट किया है, तो बॉन्ड प्राइसेस ऊपर बढ़े, तो आपको कैपिटल गेन्स का भी चांस है। एफडी में आप लॉक्ड हैं सर, आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो एफडी। उसमें इंपॉर्टेंट है अपने पोर्टफोलियो के लिए, पर 20% होना चाहिए नहीं। और जैसे आपने कहा कि जो बॉन्ड है वो भी एक बड़ी कंपनी इशू कर रही है, हर तरह की कंपनी इशू, वो या तो बैंक के पास जाए, बैंक से लोन ले, और या थोड़ी कम दर्ज में पब्लिक से ले ले। बिल्कुल। तो अंडरलाइंग तो वही चीज है ना, बैंक भी तो इन्हीं कंपनीज को ही लोन दे रहा है। बैंक इन्हीं कंपनीज को लोन दे रहा है, आपके पास बैंक की काउंटर पार्टी रिस्क है जो आपको बेटर लगती है। देखिए, हर कंपनी चाहती है कि उनका सोर्स ऑफ फंड डाइवर्सिफाई रहे, उनकी आमदनी कहां से पैसा रेज कर रहे हैं, बैंक से कर रहे हैं, कैपिटल मार्केट से कर रहे हैं। तो कंपनीज भी चाहती हैं कि उनको ज्यादा पैसा मिले, और पब्लिक की जो सेविंग्स अटकी हुई हैं लो यील्डिंग एसेट्स में,
लो दर्ज की इनकम में वो हायर दर्ज पे मूव करें। टैक्सेशन कैसे होती है इसकी? जैसे एफडी में एक और प्रॉब्लम जो है वो ये है कि अक्रूड इनकम पर ही आपका टैक्स लग जाता है। ये नहीं कि जब आप उसे लिक्विडेट करते हैं तब आप देते हैं। अगर आपके साल के 5% इंटरेस्ट बनता है तो उस पे आपको इंटरेस्ट देना ही देना है, चाहे आपने वो लिक्विडेट की कि नहीं की एफडी। बॉन्ड में क्या कैपिटल गेन्स टैक्स जैसे जो इक्विटी में बाकी हर एसेट में होता है कि जब आप लिक्विडेट करते हैं जो आपको मिलता है तभी आप टैक्स देते हैं, कि जो उसकी जो आपको इनकम आती है हर महीने वो क्या ऐड हो जाती है आपकी सैलरी में? सो इंटरेस्ट इनकम जो बॉन्ड से मिलता है इक्विवेलेंट टू एफडी का इंटरेस्ट रेट मिलता है, वो एक्चुअली बिल्कुल एफडी की तरह है। वो इंटरेस्ट पे आपको अपने टैक्स स्लैब रेट पे टैक्स लगता है। ठीक है। हमारी एक्चुअली दरख्वास्त रही है आरबीआई गवर्नमेंट से कि ये कम किया जाए, हटाया जाए, उसके बारे में हम पहले बाद में बात कर सकते हैं। पर अभी जो टैक्सेशन है, इंटरेस्ट रेट बॉन्ड का आपके स्लैब रेट पे टैक्स्ड है। 10% टीडीएस कट के आपके हाथ में आता है। और कैपिटल गेन्स जो होता है वो कैपिटल गेन का रूल फॉलो करता है। अगर आप मैंने 100 रुपए में बॉन्ड खरीदा, 105 हो गया, एक साल बाद अगर मैं बेचूं तो वो 5 रुपए पे सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% लगते हैं। और एक साल के पहले बेचा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स 20% का लगता है। पर इंटरेस्ट इनकम इज चार्ज एट द स्लैब रेट, जैसे एफडी में। जैसे एफडी में। बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया इसको। और ये बताइए कि म्यूचुअल फंड भी डेट स्कीम्स ऑफर करते हैं? बिल्कुल। तो और वो भी कहते हैं कि हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो बजाय मैं म्यूचुअल फंड के जाऊं या मैं डायरेक्ट जाऊं, टैक्सेशन तो सेम ही है जैसे आपने कहा दोनों फ्रंट पे। टैक्सेशन में थोड़ी डिफरेंस है। हाँ, डेट म्यूचुअल फंड की हाँ, बात करें तो ये जरा आप बता पाएं। बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं ये कहूंगा, लोग कहते हैं विशाल आप डायरेक्ट बॉन्ड की बात कर दो, डेट म्यूचुअल फंड की में भी है। तो मैं लोगों को कहता हूं भाई आप डायरेक्ट इक्विटी और इक्विटी म्यूचुअल फंड दोनों ही है, तो आप क्यों करते हो? तो ये आपके इन्वेस्टमेंट गोल पर डिपेंड करता है। डेट म्यूचुअल फंड बहुत ही अच्छा करते हैं, पर डेट म्यूचुअल फंड क्या है, अगर मैं हिस्टोरिकल रिटर्न देखूं तो 6.5-7% के करीब देते हैं आपको। आप डायरेक्ट बॉन्ड में 9 या 10% कमा सकते हैं। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में यह बेनिफिट है कि आपको इंस्टेंट लिक्विडिटी में देते हैं एनएवी पे। वहां पे आपको शायद वेट करना पड़े। कभी कभी आप गवर्नमेंट बॉन्ड या ट्रिपल खरीदा तो आपको इंस्टेंट लिक्विडिटी है। थोड़ी हाई यील्ड हो तो शायद 1-2 दिन आपको वेट करना पड़ता है, सब्जेक्ट टू फाइंडिंग अ बायर, राइट? सो ये डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। इनफैक्ट अगर जब भी टैक्सेशन की बात करें तो डेट म्यूचुअल फंड में 20% का टैक्सेशन है, लॉन्ग और शॉर्ट में डिफरेंशिएशन नहीं है। पर वैसे देखा जाए तो इंटरेस्ट इनकम स्लैब रेट पे क्यों है बॉन्ड में? क्योंकि डेट म्यूचुअल फंड का एनएवी इंटरेस्ट इनकम इज द पार्ट ऑफ दैट। तो ये थोड़े बहुत जो नुएंसेस है ना, मैं चाहता हूं, अगर मैं कहना चाहूंगा अपने फाइनेंस मिनिस्टर से हाथ जोड़ के कि ये थोड़ा सा हटाइए तो लोगों को थोड़ा बेनिफिट मिले। पर अभी ये डिफरेंस है, आप डेट म्यूचुअल फंड में लिक्विडिटी की तरफ जा सकते हैं पर लोअर रिटर्न है, डायरेक्ट बॉन्ड में आपको ज्यादा है रिटर्न। पीछे हमने देखा 2-3 साल पहले के क्रेडिट रिस्क फंड्स बहुत आए म्यूचुअल फंड्स के, जिन्होंने ये क्लेम किया कि हम थोड़े हायर रिस्क के क्रेडिट या बॉन्ड कह लीजिए वो लेंगे, लेकिन उनमें काफी एक्सीडेंट हुए 3-4 म्यूचुअल फंड स्कीम्स के, तो फिर वो उसको अलग ही एक दर्जा देना पड़ा। तो ऐसा क्यों है कि जैसे आपने पहले भी कहा कि बॉन्ड जैसे स्टॉक मार्केट है, उसमें स्मॉल कैप भी हैं, लार्ज कैप भी हैं, मिड कैप भी हैं। अब अगर आप सिर्फ छोटी छोटी कंपनियों को पकड़ेंगे तो आपका रिस्क बढ़ेगा। बिल्कुल। तो क्या आप मानते हैं वहां पर ये प्रॉब्लम हुई कि ज्यादा रिटर्न देने के चक्कर में कहीं ना कहीं हाई रिस्क प्रोडक्ट खरीद दिए गए? नहीं, बिल्कुल। आपने जैसे पहले क्रेडिट फंड्स के बारे में कहा, देखिए भारत में 2017-18 में मैं जो कहता हूं क्रेडिट क्लेंजिंग हुई थी, बहुत ही अच्छा हुआ देश के लिए। 2016 में एक इंडियन बैंक्रप्सी कोड आया कि अगर कंपनी डिफॉल्ट करती है तो आपको रेगुलर जुडिशियल कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने। एनसीएलटी करके एक अलग ट्राइब्यूनल कोड बनाई गई कि आप फास्ट ट्रैक करके उसमें जाके अपना रिकवरी करिए पैसे का, बहुत जरूरी था। 2017-18 में जो भी बैंक्स के एनपीएस क्लियर हुए, 2-3 एक्सीडेंट्स हुए, एनबीएफसी की डिफॉल्ट हुई, उसी कारण
ये धक्का क्रेडिट फंड्स में भी लगा। तो प्रश्न ये था कि भाई अगर आप एक्सपर्ट है तो आप ये गलती कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल सही है। और अगर आपसे गलती हो गई तो मैं एक इंडिविजुअल उसको कैसे तो मैं कैसे संभलूं? तो फिर थोड़ा ट्रस्ट का, फाइनेंस में ना ट्रस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो वो ट्रस्ट का फैक्टर था। उसके बाद डेट म्यूचुअल फंड्स वापस आए हैं। मैं कहता हूं कि इकोनॉमी के लिए अच्छे हैं, दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी। बट डायरेक्ट बॉन्ड इन्वेस्टमेंट में अगेन आई कैन से कि आप ज्यादा पैसे बना सकते हैं और ज्यादा इंटरेस्ट कमा सकते हैं थोड़ा खुद पढ़ाई करके, यही मैं सोचता। भारत की जो बॉन्ड मार्केट है बढ़ गई होगी। पिछला आपका कोई एक इंटरव्यू देख रहा था, आपने कहा कि 2.78 ट्रिलियन डॉलर्स है, हो सकता है बढ़ गई उस लेवल से। इसमें रिटेल का कितना हिस्सा है और ये ग्लोबली परसेंटेज वाइज, वॉल्यूम वाइज भी अगर आप, अब तो आप ज्यादा इंडिया पे फोकस्ड हैं, लेकिन क्या क्या साइज है? सो ग्लोबली जैसे आपने पहले कहा कि बॉन्ड मार्केट इक्विटी से बड़ा होता है। ग्लोबली अगर इक्विटी मार्केट कैप डॉलर्स में कहूंगा कि सबकी करेंसी इक्वल हो जाती है, बिल्कुल 100 या 105 ट्रिलियन डॉलर का है, तो बॉन्ड मार्केट 115 से 120 ट्रिलियन डॉलर का है। भारत में बॉन्ड मार्केट 2.8 ट्रिलियन डॉलर्स का है। डॉलर में थोड़ा बढ़ जाता पर 5% रुपये गिर गया हमारा पिछले 6 महीने में, तो 2.8 ट्रिलियन डॉलर का है। इसमें अगर मैं देखूं तो 130 मिलियन डीमैट अकाउंट्स हैं। रिटेल पार्टिसिपेशन खाली 2% है। 2% ऑफ फाइनेंशियलाइज्ड पीपल। हाँ, 2% ऑफ द मार्केट, ओनली 2% ऑफ डीमैट होल्डर्स हैव फिक्स्ड इनकम इन देयर पोर्टफोलियो। तो ये तो आगाज है, मैं कहता हूं कि ये सनराइज इंडस्ट्री है भारत के लिए, कि अगर फाइनेंस आपने सीख लिया है, डिजिटाइजेशन सीख लिया है, तो ये भी सीख लीजिए कि अपने पैसे को बेटर वर्क कर सकते हैं। और जैसे स्विमिंग में आप सीधा डीप एंड में तो नहीं जाते ना, आज मैं लोगों को शैलो में थोड़ा बहुत तो कोशिश करते हैं। अभी एक जाते हैं डीप में। सेबी का एनुअल सर्वे था, उसमें कहा कि 80% भारत के लोग रिस्क अवर्स है और 20% पहली बार फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं। इस सेबी का ऑफिशियल सर्वे है। तो अगर आप फाइनेंशियल शुरू करना चाहते हैं तो डीप एंड में आप इक्विटी या स्मॉल कैप या मिड कैप तो नहीं खरीदोगे। आप एक डीमैट अकाउंट खोलिए, एक बॉन्ड खरीदिए, उसकी रेगुलर इनकम देखिए, समझिए होता कैसा है, केवाईसी क्या होती है, जो आजकल ऑनलाइन 3 मिनट में होता है। उस दर से आप फाइनेंशियलाइजेशन में आएंगे। जो एसेट लोअर वॉलिडिटी की है उसमें आप पहले जाएंगे सीखने के लिए, तैरने के लिए। फंडामेंटल ऑफ फाइनेंस है ये। कुछ यहां पे ऐसा नहीं है कि बॉन्ड की ज्यादा बात हो रही है। रिस्क अवर्जन की बात हो तो स्ट्रक्चरली बॉन्ड, और वही बेसिस है ना इन्वेस्टमेंट का। रिस्क अवर्जन आप समझ जाएं, आपकी खुद की रिस्क लेने की क्या क्षमता है, तो वही तो एक बेसिक पर्पस है। मैं तो कहता हूं अगर 200 रुपए 100 रुपए बॉन्ड में डालिए, 100 रुपए इक्विटी में डालिए, फिर देखिए आप रात को चैन की नींद सोते हैं किस एसेट क्लास में, और एक साल में देखिए प्राइस मूवमेंट क्या होती है, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। एक बहुत ही पैशनेट किस्म के इंसान लगते हैं आप, और जिसे कहते हैं ट्रेडिंग जो आपने की है 20 साल, वो भी बॉन्ड्स में, उसको बॉयलर रूम भी कहते थे लेकिन फिर भी बड़े रिलैक्स किस्म के इंसान हैं, इतने पैशनेटली बात करते हैं। कहाँ से आते? देखिए, जब कुछ नहीं होता तो पैशन ही होता है। तो बैकग्राउंड तो वैसा ही एवरेज मिडिल क्लास नहीं होता मतलब बैकग्राउंड एवरेज मिडिल क्लास से आए हैं जी, और कुछ करने बताइए कुछ अपने पास्ट के बारे में। आपके वर्क की हिस्ट्री तो पूरे इंटरनेट पे है, लेकिन आपके लाइफ के बारे में कब जान पाया मैं? नहीं, वही बेहतर रहता है नहीं, लेकिन नहीं, बहुत प्रेरणा की तरफ से पूछ रहा हूँ, किसने प्रेरित किया आपको? सब कैसे रही आपकी बचपन? पढ़ाकू तो आप थे ही, बहुत बहुत अच्छे कॉलेजेस गए, ग्लोबली भी गए, लेकिन ऐसा क्या सीखा आपने अपने बचपन में? तो बचपन में मैं कलकत्ता में पला बड़ा हुआ, एवरेज मिडिल क्लास फैमिली, फादर का बिजनेस। पर मैंने सबसे बेहतरीन चीज जो अपने फादर पिताजी से सीखी कि आदमी को दुनिया में बाहर जाना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, हर चीज में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो पढ़ाकू में बन गया था नहीं, मैं तो गिटार बजाता था और रॉक बैंड में खेलता था और डिबेटिंग करते थे। कलकत्ता में ये जीन्स में है, आर्ट एंड कल्चर बहुत ज़्यादा। पर वो क्या है, वो जुनून हो जाता है कि कुछ करके दिखाना है। वो किसी में 18 साल में आए, किसी में 21 में आए, किसी में 40 में आए। और मैं लोगों से विश करूंगा कि आप में ऐसा कभी जिंदगी में जुनून आए कि उसके पीछे आप पड़ जाएं, एंड नथिंग मैटर्स। तो जिंदगी में आप कुछ भी प्लान करो ना, जो आज है उसको मैक्सिमाइज करिए। मैं
कलकत्ते में मेरी पहली नौकरी लगी एक स्टॉक ब्रोकिंग फर्म में। तो मैं फ्रस्ट्रेटेड था कि अरे बम्बई जाना है मुझे, पर उस जॉब में मैं बहुत ही अच्छा बन गया। बॉम्बे पहुंच गया। बम्बई में मुझे उस जमाने में भी इक्विटी करना था। यंग आदमी होता है, बोलता है इक्विटी में तो भाई डबल कर लूंगा कल पैसे में, अमीर करोड़पति बन जाऊंगा। मुझे कंपनी ने अपॉर्चुनिटी दी, बोले बॉन्ड कर ले भाई। ये तब हुआ था जब इंडेक्सेशन आया था म्यूचुअल फंड में, डेट म्यूचुअल फंड में। मुझे करना ही नहीं था बॉन्ड, पर बॉन्ड मैंने 6 महीने में सीख लिया। काफी अच्छा करने लग गया। बॉन्ड ब्रोकिंग में मैंने अपनी जर्नी मुंबई में शुरू की। उस जमाने में इंडिया में इतनी अपॉर्चुनिटीज थी नहीं, सब बोलते भाई बाहर जाके पढ़ना है। तो जी तोड़ के मेहनत की, पढ़ाई की। पैसे भी नहीं थे पढ़ने के लिए, तो लोन लेके गए हम तो। और फिर उसके बाद तो हिस्ट्री है। जो भी अपॉर्चुनिटी मिली उसको मैक्सिमाइज करते रहे। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस देखा, मैं मेरिल लिंच में काम करता, वो कंपनी रही नहीं, बैंक रहा नहीं, तो नौकरी नहीं रही, फिर क्या करो आप। तब मैंने डिसाइड किया कि एशिया ग्रोथ स्टोरी है, तो मुझे एशिया में आना है। और 2008-9 में 1-2 स्टिंट्स किए मैंने, जो ज्यादा चले नहीं। तो ऊपर नीचे आता रहता है, पर कभी क्या है कि जो भी अपॉर्चुनिटी मिली मैंने मैक्सिमाइज किया। मैं फिर डॉइचे बैंक सिंगापुर में आ गया। उन्होंने कहा आपको ट्रेडिंग करनी है लोकल मार्केट्स। साथ साथ बात बोला कि आपको अब सेल्स चलाना है, तो मैंने ना कभी नहीं किया। तो जो आप देख रहे हैं कि बॉयलर रूम रहता था, तो वहाँ जी 30 साल में वैसा ही हुआ करता था। 8 स्क्रीन के सामने बैठ के हम ट्रेडिंग करते थे। हाई एटमोस्फियर, हाई एग्रेशन हुआ करता था। अब वो सब ज्यादा है नहीं। कहते हैं ना, विजडम आ जाती है। और सेल्स में हो तो आप थोड़े से हम्बल भी बन जाते तो हो। ये जो पॉजिटिव माइंडसेट है, ये कहाँ से मिला? जैसे आपने कहा, हाँ, तूफान आएंगे हाँ। जिंदगी में, हताश नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। देखिए, एक तो आपकी कंपनी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं अपने चारों तरफ देखूं, जब मेरे ग्रोइंग अप ईयर्स में, जैसे मैंने कहा कि मेरे हैप्पी होम था हमारा, पिताजी हमेशा इनकरेज करते थे कि बेटा ये कर लो। तो उससे एक इच्छा प्रकट होती है कि चलो अपने पेरेंट्स को मुझे लेट डाउन नहीं करना है, चलो वो बोल रहे हैं तो मैं पार्टिसिपेट करता हूं। फिर एक एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन थी आईसेक करके, एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका मैं नेशनल प्रेसिडेंट बन गया आफ्टर कॉलेज। उस जमाने में बहुत हमारे अच्छी एसोसिएशन। उस जमाने में हमारे बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स में रतन टाटा, आदि गोदरेज, दादी सेठ ऑफ यूनिलीवर। 21 साल का बच्चा क्या जाने इसका महत्व क्या है। उनके साथ जाके हाथ मिलाना, यूथ डेवलपमेंट की बातें करना, दिमाग खुलता रहा। देखिए, अगर कुएं में रहना है मेंढक बन के, तो आप रह सकते हो, उसमें भी सुख है। पर जिन लोगों को कुछ करना होता है या सोच आती है, वो कहीं ना कहीं से आती है कि इस एनवायरनमेंट से बेटर करना है, जो आज कर रहा हूं उससे कल कैसे बेटर होगा। और ये डेली एफर्ट है। मैं अपने टीम को कहता हूं कि मोटिवेशन इज टेम्पररी, डिसिप्लिन इज परमानेंट। आज मोटिवेट हो, कल डिमोटिवेटेड हो, पर अगर आप डिसिप्लिनली कुछ काम करो, और फाइनेंशियल मार्केट्स टीच यू वेरी वेल। मुझे याद है जब मेरिल लिंच में मेरी नौकरी थी, तो ब्लूमबर्ग वगैरह तो था, पर ये आईफोन वगैरह आए भी नहीं थे। 5:30 बजे हम सुबह उठते थे, चाहे स्नो हो रहा है चाहे बारिश हो रही है, 7 बजे डेस्क पे पहुंचते थे रोज, एकदम डिसिप्लिन। वो मेंटल एंड फिजिकल डिसिप्लिन कोई भी चीज हासिल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर वो आपका एक जरिया बन जाता है कि जिंदगी में कुछ पाना है तो मुझे डिसिप्लिन रहना है। और वो डिसिप्लिन आप कोई भी चीज के बारे में हो सकते हो, फिटनेस के बारे में, काम के बारे में, लर्निंग के बारे में। देखिए, सबकी कोई ना कोई जर्नी होती है। आपने आज पूछ लिया तो मैंने बता दिया। मुंबई काम करना आना चाहते थे कि बॉलीवुड की तरफ नजर थी? नहीं जी, बॉलीवुड के कभी सोचा नहीं। या क्यों, बॉलीवुड सिर्फ एक्टिंग, आपने कहा ड्रामा। देखिए, हम डिबेट। आई यूज्ड टू प्ले फॉर अ रॉक बैंड इन हाई स्कूल, पर उस जमाने में बोलता हाँ बेटा ये तो शौक के लिए है, इससे कमाई तो होने नहीं वाली है, तो कभी ज्यादा परस्यू नहीं किया। फाइनेंस में थोड़ा इंटरेस्ट हो गया, और जब अगर फाइनेंस करना था तो लगा था कि बम्बई में ही करेंगे, बिकॉज फाइनेंशियल कैपिटल है। फिर बम्बई कर लिया तो लगा लंदन, यूरोपियन फाइनेंशियल कैपिटल। स्मार्ट लुकिंग है, गाने गाते, अब आवाज अच्छी है, सिंगर भी थे, ड्रामा भी किया कलकत्ता में, वो तो कैपिटल है, मतलब क्रिएटिविटी। तो अब वही आवाज और चेहरे के जरिए आपके श्रोताओं से बात कर रहा हूँ। मुझे कहीं ना कहीं लगता है वो यंग विशाल गिटार बजाते आते कहीं उम्मीद रही होगी कि मैं भी आऊं मुंबई, यहाँ पे आके कुछ। नहीं, वो वाला एस्पिरेशन नहीं था। अभी भी कभी गिटार बजा लेता हूँ दोस्तों के साथ। क्या गाते हैं? रॉक। अच्छा, बस सिर्फ इंग्लिश? ओल्ड स्कूल रॉक नहीं, 2-4 हिंदी भी आते हैं लोगों को इम्प्रेस करने के लिए। कौन से हैं आपके फेवरेट? ये इस कॉन्वर्सेशन के लिए नहीं, सिंगर्स कौन है आपके फेवरेट? ये रॉक में? नहीं, ये रॉक के दुनिया के आगे।
अच्छा, मैं जब पला बड़ा हुआ तो घर में म्यूजिक रोज बजता था, पिताजी को शौक था। तो मैं हेमंत कुमार, किशोर कुमार से पंडित जसराज जी से लेकर आजकल के जो मॉडर्न गाने हैं जो बहुत अच्छे आ रहे हैं सब सुनता हूँ। म्यूजिक हैज नो लैंग्वेज, माय चिल्ड्रन टीच मी न्यू सॉन्ग्स एंड न्यू म्यूजिक। और हमको भी शौक है म्यूजिक, बहुत शौक है, हमारे घर में म्यूजिक बजता रहता है, हम नाचते रहते हैं। तो आप जब यंग थे क्या मतलब हेमंत जी के, हेमंत दा या किशोर दा के कौन से वो हैप्पी सॉन्ग सुनते थे कि वो नहीं, मैं तो यंग था तो हैप्पी सॉन्ग ही सुनता था। दिल जब नहीं, टूटता है वो वाले सुनते थे? सर दिल तो सबका ही टूटता है कोई ना तो कोई तब तो जमाने उनके में। वो सैड वाले भी बड़े अच्छे हाँ, वो लगते थे। कैसेट ढूंढनी पड़ती थी, पिताजी की कौन से दुख वाले कौन से भाई आज वो बता रहे। 2 लाइनें सुना दो। नहीं, ये मैं आज नहीं कर रहा हूँ। मैं दिल्ली से आया हूँ आपके लिए। इतनी अच्छी आवाज है आपकी, 2 मतलब चलिए बोल के बता दीजिए या गा के बता दीजिए, जिस गाने ने आपको प्रेरित किया। मेरे दिमाग में अभी कुछ नहीं आ रहा है, ऐसे जा रहे थे। अब शाय हो रहे, कोई बात नहीं। अगली बार जब आऊंगा मैं तैयारी करके आऊंगा, नहीं, आप गिटार भी बजाएंगे और गाना भी सुनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट विशाल, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग बाय। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस आप जर्नी पर निकले हैं भारत को बदलने की, उसमें आपको बहुत सक्सेस मिले। थैंक यू, शुक्रिया विवेक, थैंक यू।